दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है उड़ीसा, जहां इस बार अनप्रेसिडेंटेड, समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व घटनाक्रम दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपना बहुमत संसद में, लोकसभा में खो चुकी है, उसके पास बहुमत नहीं आया, बहुमत का आंकड़ा वो टच नहीं कर पाई। लेकिन ओडिशा में उसने न सिर्फ बहुमत पाया, बल्कि ओडिशा के सबसे लोकप्रिय कहे जाने वाले मुख्यमंत्री, जो 23-24 साल से मुख्यमंत्री थे, उनको अपदस्थ कर दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो चमत्कार है, कमाल है, जो भी आप कह लीजिए। अब पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल ज्यादा है या नवीन पटनायक और उनकी शासन करने वाली जो सरकार की टीम है उसकी ये लापरवाही या विफलता है, जो भी कहें। तो दोस्तों, आज हम उड़ीसा को सबसे बेहतर ढंग से समझने वाले, विश्लेषित करने वाले वरिष्ठ पत्रकार संपादक सत्य प्रकाश नायक से बात करते हैं। और इनको उड़ीसा में सत्या नायक बोलते हैं, बहुत प्यार से, इज्जत से। तो सत्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। नमस्कार उर्मिलेश जी। जी जी, हम ये समझना चाहते हैं, हिंदी भाषी जो क्षेत्र में जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, चाहे वो अंग्रेजी बोलते हों, अंग्रेजी में लिखते हों, या हिंदी में लिखते और हिंदी में सोचते हों, कि आप कैसे देखते हैं कि ओडिशा जैसे सूबे में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आया, 0 सीट, बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता जो एक समय सूबे पर राज करती थी, मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बसपा की सुप्रीमो, उनको 0 सीट आई। उत्तर प्रदेश में 0, इतने बड़े सूबे में। नवीन पटनायक की पार्टी को उड़ीसा में 0, मुख्यमंत्री वो तो बने हुए हैं, मतलब बीएसपी तो चलो मुख्यमंत्री नहीं थी। तो ये जो चमत्कार हुआ है लोकसभा में और विधानसभा में, इन दोनों में जो हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? उर्मिलेश जी, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि इस बार उड़ीसा को चुनाव में पहली बार, शायद मेरा 25 साल का अगर एक्सपीरियंस देखेंगे, मैं नेशनल चैनल में, नेशनल मीडिया में भी काम किया हूं, उतना मतलब उड़ीसा के ऊपर फोकस करना नेशनल मीडिया शायद ही नहीं था, इस बार हुआ है। और खास तौर आप जिस तरह से उड़ीसा के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, उड़ीसा की पॉलिटिक्स, उड़ीसा में क्या चल रहा है, लोगों को बताने के लिए जिस तरह से आप फोकस कर रहे हैं, मैं आपको और आपकी चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। जी उर्मिलेश जी, जो सवाल पूछे, पहले मैं ये तो कहता हूं कि मतलब ये कहना चाहता हूं कि एज ए जर्नलिस्ट मैं भी ताज्जुब हूं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं, कि अंडर करेंट नवीन पटनायक बीजू जनता दल के खिलाफ उतना था। हमको लग रहा था कि परिवर्तन हो रहा है या तो चेंज हो रहा है। 5 बार एक आदमी, एक पार्टी सत्ता में रह चुका है। सो एक जेन्युइन जो है कि नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ गया था, उनकी सरकार में एक फेटिगनेस आ गया था। सो गवर्नमेंट की जो फेटिगनेस था वो तो पता चल रहा था, बट लोगों ने इस तरह से उनको बदलाव करेंगे, उनके खिलाफ वोट देंगे, नेगेटिव वोटिंग इस तरह से होगा, ये हमारे सोच मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट से कई गुना ज्यादा सबको अचंभित किया। लेकिन इसका कारण ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ हो गया, क्योंकि उड़ीसा में जब भी इस तरह की कुछ बदलाव आया है, लोगों ने इस तरह की वोट दिए, मतदान किए, कुछ ना कुछ हुआ है। या तो नेचुरल कैलामिटीज हुआ है या तो पॉलिटिकल कैलामिटीज हुआ। इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोली चली, एकदम पोलराइज हुआ। राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद पोलराइज हुआ। 1999 में सुपर साइक्लोन होया, फिर पोलराइज हुआ, जिसमें नवीन बाबू आए, कांग्रेस चला गया, तब से कांग्रेस नहीं आ पा रहे। लेकिन इस तरह की जो आप बोल रहे थे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता आई लव यू फैक्टर कम है जो वोट गया। नवीन पटनायक के बारे में आई हेट यू, वो फैक्टर ज्यादा गया। मतलब जो नेगेटिव, नवीन पटनायक के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश था, उन्होंने, क्योंकि सिर्फ मैदान में भारतीय जनता पार्टी था, कांग्रेस वॉज नॉट देयर। मुझे आज भी ताज्जुब हो रहा है, अगर कांग्रेस इतनी बेचैनी से चाह रहा है कि नहीं मोदी जी बाहर रहे, हमको जिस तरह से हो, जैसे भी हो, मोदी जी और भाजपा को बाहर रखेंगे,
उन्हीं के हाथ में एक स्टेट जो कि 21 मतलब सीटें हैं पार्लियामेंट, किसी का बिल्कुल, अब अगर मुझे पता पूछेंगे पत्रकार के नाते, एकदम छोड़ दिया लवारिस की तरह, आप जो करना है करो और हमारे पास मत आओ। जो ऑब्जर्वर भेजते हैं वो अजय कुमार, वो भी उस तरह एकदम केयरलेस है, कुछ नहीं है, दे आर बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि उड़ीसा में हमको लड़ना है और जीतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दे दे। इसका बहुत सारा कारण भी है, आपको पता है, हमको भी पता है। मेजर कारण है नवीन बाबू, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, एक आदमी इतना साल पॉलिटिक्स में रहा, सत्ता में रहा, से उन्होंने उनके पिताजी के देहांत के बाद पॉलिटिक्स में उतरे और बाई इलेक्शन लड़े। 1997 के बाद वो एक चुनाव हारे नहीं। इस बार बीजेडी राउट हो गया, मतलब कंप्लीटली जीरो, वो खुद भी हार गए, मतलब दो से वो खुद हार गए, एक सीट से हार गए, एक सीट से जीता। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये बात सही है कि उनकी जो पार्टी है उसका इतना बुरा हाल हुआ जितना सोचा भी नहीं गया था, किसी ने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था, और मुझे लगता है नवीन जी बाबू ने भी ये नहीं सोचा रहा होगा। तो इसमें नवीन बाबू की कमी है या नवीन बाबू के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की कमी है? क्या इसमें, अगर मैं साफ साफ पूछूं आपसे, क्या इसमें वीके जो पांडियन का जो रोल है, क्या वो निशाने पर था लोगों के? क्योंकि मैं उड़ीसा में एक बार एक टूरिस्ट के तौर पे गया था, उस समय मौसम ठीक था, वहां चुनाव थोड़ा दूर था, तो जहां भी मैं दुकान पे चाय पीने बैठता था, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था, समुंदर के किनारे कहीं कुछ बैठा हूं, हर व्यक्ति को पांडियन के बारे में बात करते देखता था। दो चार जर्नलिस्ट से भी बात मेरी हुई अलग अलग इलाकों में, एवरीबडी वाज टॉकिंग पांडियन, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट नवीन बाबू की पांडियन। तो मैं बार बार पूछता था कि आखिर क्या वजह है? तो लोग पांडियन के प्रति नाराजगी से भरे होते थे, शायद उनके अंदर जो उड़िया एक सब नेशनलिज्म कह लीजिए या एक उड़िया बोध समझ कह लीजिए, उनके अंदर लगता था कि कहीं नवीन बाबू इसको चीफ मिनिस्टर न बना दे। तो ये कोई फैक्टर था क्या इस चुनाव में? जी जी उर्मिला जी, आपने एकदम सही पढ़ा है। जब भी आप आए थे और जो इस तरह से आपने उड़ीसा आपने सही मतलब उसको पकड़ा कि क्या रीजन। मैं तो बोलूंगा कि पहला उसकी कारण अगर किसी को मैं अकाउंटेबल ठहराऊंगा तो मेरा पत्रकारिता की एनालिसिस में पहले नवीन बाबू को ठहराऊंगा, और इसके बाद में उनकी जिसको वो ट्रेन कर रहे थे, जो जिस तरह से उनको वो ग्रूम कर रहे थे, वो वीके पांडियन को ठहराऊंगा। पहले नवीन बाबू इसीलिए कि वो इतना साल सत्ता में रहने के बाद ही परहैप्स उनकी जो एरोगेंस आ गया था, उन्होंने शायद उड़ीसा की लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। हम कुछ भी करेंगे लोग हमको वोट देंगे, क्योंकि उनकी वो आदत रही थी। देखिए 97 अगर मानेंगे तो ये 27 साल। उर्मिला जी, आप इतने अनुभवी आदमी है पत्रकारिता से, बाकी मतलब चीजों से, 27 साल में देश मतलब पृथ्वी में भी, मतलब वर्ल्ड में, दुनिया भर में किसी भी कठिन लैंग्वेज को कोई चाहेगा तो वो बोलने में और लिखने में वो सक्षम हो जाएगा। लेकिन आज भी उड़िया ठीक से नहीं बोल रहे हैं। मतलब पहले से ही था कि मुझे वोट मिल रहा है, वाई शुड आई मतलब बॉदर करूंगा कि उसको सीखने के लिए। इस तरह की पहले से उनकी केयरलेस एटीट्यूड था, क्योंकि लोगों ने उनके पिताजी के नाम पर, उनके लेगेसी के नाम पर, लोग कांग्रेस, इनको पता ये होना चाहिए जो इनको इस तरह से बहुमत मिलता था बार बार। इसका एक कारण है कि कांग्रेस की जो उनकी जो काले कारनामे थी टिल जानकी बाबू के समय से लेके वो 15 साल जो है, लोगों ने इस तरह से त्राही त्राही मच रहे थे। मतलब लोगों ने चाह रहे थे कोई आए और हम इसको तुरंत चुन देंगे। तो उसी समय में उनकी एंट्री हुई, लेकिन ही टुक इट, आई मीन उनकी जो मैंडेट को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, और बाकी जब समय आया उन्होंने सीधा ऐसे आदमी को चुना जो कि उड़ीसा के साथ कोई कनेक्ट नहीं। एक दूसरी बात गया, किसी भी पॉलिटिकल एलिमेंट जो पार्टी में है उनको दूर रखे। पांडियन की कोई भी मीटिंग में, फॉरगेट अबाउट नवीन पटनायक, ठीक, ही इज द सुप्रीम लीडर जो है उनकी पार्टी के हाई कमांड है, लोग मानते हैं, कोई बात नहीं, और एज भी उम्र के हिसाब से लोग उनको इज्जत करते हैं, ठीक है, उनके आसपास कोई बैठते नहीं है, ठीक है, पॉलिटिका दूर रहते, कुछ भी है। लेकिन पांडियन जहां जहां मीटिंग करने गए वहां लोकल लीडर्स, एमएलएस, मिनिस्टर्स, जबकि वो जब नौकरी में थे तब आउट ऑफ प्रोटोकॉल जो भी है इलेक्टेड एमएलएस, एमपीज जो से उसमें उनकी बैठने की है
सरकारी मीटिंग में, तब भी उनको बैठाया नहीं दिया जाता था। तो जो लोकल लोग हैं, लोकल जो कार्यकर्ता है, इनको ये बात खटकता है कि हमारे नेता को कुर्सी नहीं दे रहा बैठने के लिए, हमारे नेता को वो पोडियम में आने के लिए नहीं देता। तो इस तरह की जो भावना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया। एंड जब उड़िया की बात आई, जब लगा कि आप जो बोल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, अगर मैंडेट मिल जाएगा, लोगों में ये आ गया कि अगर हम वोट दे देंगे लेकिन नवीन बाबू उनको बना देंगे चीफ मिनिस्टर। और बीजेपी वाज स्मार्ट एनफ टू पिक अप दैट रोड साइड जो बात, उनको वो नैरेटिव्स में बदल दिया, जबकि उनकी गारंटी वारंटी सब छोड़ दिया, उसी के ऊपर ध्यान दिया और पूरा स्वीप किया उड़ीसा में। तो दोनों एक्चुअली स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल। अपने हाथ में था, नवीन बाबू रिकॉर्ड बनाने वाले थे ओनली 72 डेज के बाद, मतलब 2 महीना के बाद वुड हैव बीन इंडिया की सबसे ज्यादा दिन एक साथ मुख्यमंत्री रहने वाले लीडर होते। लेकिन आपने इस तरह की जो मिस कैलकुलेशन, एरोगेंस और टेकन फॉर ग्रांटेड और दूर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ब्यूरोक्रेट के ऊपर डिपेंड करना और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल एलिमेंट को हटा देना उनकी जो भी में, आई थिंक दैट एक्चुअली कॉस्ट हिम डियर। एक पहलू और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पांडियन फैक्टर ने निश्चित रूप से नवीन बाबू को कमजोर किया, ऐसा जो उड़ीसा में आम लोग हैं वो भी समझते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन एक पहलू और जो दिल्ली और बाहर ज्यादा विचार का विषय बनता है कि नवीन बाबू ने पिछले 10 साल में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के वो गठबंधन सहयोगी भले बीच में नहीं बने, लेकिन किसी भी गठबंधन सहयोगी से ज्यादा बढ़कर उन्होंने बीजेपी के हर कदम का समर्थन किया, चाहे वो एंटी पीपल पॉलिसीज हो बीजेपी की, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष की, अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन करने की पॉलिसी हो, बहुत सारे कम्युनल एजेंडे हों पार्टी के, एंटी फार्मर इश्यूज हों, हर इशू पे लगभग, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी इशू पर हो सकता है कभी उन्होंने स्टैंड लिया हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में अनपॉपुलर जो इश्यूज थे, अनपॉपुलर जो स्टैंड थे मोदी सरकार के, उस पर भी नवीन बाबू की पार्टी ने समर्थन दिया। तो क्या ओडिशा में जो तरक्की पसंद लोग थे, जो अवाम थी, जो समझती थी कि बीजेपी इनकी तो विरोधी पार्टी है, इनका विपक्षी पार्टी होना चाहिए, क्या उन्होंने, जो बीजेपी की बी टीम बन गई थी नवीन बाबू की पार्टी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने ए टीम को पसंद कर लिया और कहा कि बी टीम हटो, ए टीम को हम लाते हैं? ये तो दिमाग में नहीं आ गया, ये तो रिएक्शन में नहीं हो गया। जी जी उर्मिल, ऐसे ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, आई फुली एग्री विथ यू कि एक चीज है ना, नवीन बाबू जो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश किए, जब वो मैंडेट लेते हमेशा आप देखिएगा, एक्सेप्ट दिस टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको वो मौका नहीं बीजेपी दिया या तो कांग्रेस दिया, लेकिन जब भी इलेक्शन आता था मेन प्लान उनके नैरेटिव्स था कि रीजनल जो है नेग्लिजेंस, मतलब केंद्र सरकार उड़ीसा को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए लोगों को कहते थे कि वी आर द रीजनल पार्टी, हम आपकी जो इंटरेस्ट को हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से वो कहते थे और हमेशा जो पार्टी इनकम्बेंट था, मतलब होता हो उस समय सेंटर में, तो उसके वो टारगेट करते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता था, वो होशियारी दिखाते, टेकन फॉर ग्रांटेड, लोगों की मैंडेट क्यों दिया, किस लिए दिया, यूज्ड टू फॉरगेट, एंड उस तरह जैसे आप बोले कि माइंडलेसली सपोर्ट देते थे। इसमें क्या स्टेट का इंटरेस्ट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, माइंडलेसली सपोर्ट दे रहे थे। तो ये लोगों ने सही समझा कि अरे ये हम आपको वोट देते हैं, आप जाके वहां मोदी जी को सौंप देते हैं, बार बार वो दिल्ली में जाके सौंपते हैं और यहाँ गाली, मतलब आमने सामने गाली देते, लोगों को भड़काते हैं। तो ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जो आप कहते हैं, लोगों में ये लगा कि नवीन बाबू आउट ऑफ फियर जोरिया है, खामियां है, तो जिसके कारण वो डर के भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी और शाह जी के सामने घुटने टेक देते थे। तो उनकी इमेज आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सपोर्ट करते करते चला। लोगों को लगता था कि जितना करप्शन उड़ीसा में हो रहा है, आप जो सही बोला, जो उनकी क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जो बंधु है उद्योगपति, उनको बहुत सारा सपोर्ट दिया गया, बहुत सारा फायदा दिया गया, उनको प्रिविलेज दिया गया। लेकिन उनको यही लगता है कि ये करप्शन जो भी है उड़ीसा में, कोई भी एक भी जांच ईडी सीबीआई नहीं आता है, इसीलिए नवीन पांव पकड़ लेते। तो लोगों में लगता है नवीन बाबू यहां तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो डरपोक है, उनको नहीं चलती मोदी के सामने
जवान उनकी नहीं चलती, शाह जी के सामने जवान नहीं चलती। नहीं तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की 100 करोड़ की बात कर रहे हैं लीकर स्कैम की, यहाँ 100 करोड़ कुछ नहीं, सब हजारों करोड़ में एक के बाद एक स्कैम है। किसी एक स्कैम में ना तो सीबीआई आया ना ईडी आया। तो ये तो लोगों को पता था उर्मिला सिंह सही कि ये कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, ये इनमें मतलब ट्रेडिंग चल रहा है बीजेपी के साथ, इनकी व्यापार चला रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने बोला कि यार इनसे क्यों, व्हाई नॉट, इस यू आर राइट। एक पहलू और उभरता है कि क्या जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं बीजेडी में, उनको बिल्कुल दरकिनार करके, और जो एपॉलिटिकल हैं या जो ब्यूरोक्रेटिक हैं, न केवल पांडियन, और भी बहुत सारे लोग, उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया। और इससे जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो गांव में काम करते हैं, कस्बे में काम करते हैं, जिनका पीपुल्स कनेक्ट है, वो एक तरह से साइडलाइन हो गए। बिकॉज आई वाज टोल्ड कि 40 स्टार कैंपेनर बीजेडी ने घोषित किए थे, लेकिन जहां भी सभा होती थी बीजेडी की चुनाव के दौरान, सिर्फ 2 कैंपेनर होते थे, एक नवीन बाबू और एक पांडियन साहब। तो क्या ये भी एक पहलू है कि लोग कट गए थे, और उम्मीदवारी जो लोगों ने दी नवीन बाबू की पार्टी की, अब जैसे उदाहरण के तौर पे अनेक जो स्टॉलवर्ड्स बीजेपी के लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बहुत कमजोर कैंडिडेट दिए गए। ये पता नहीं क्या सोचकर, या तो हारने के लिए दिए गए, या जीतने के लिए दिए गए, या गलती से दिए गए। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए, भुवनेश्वर का ही उदाहरण है। भुवनेश्वर में एक बहुत ताकतवर नेता बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, और वो वहां पर एक ब्यूरोक्रेट के रूप में पहले अच्छा काम भी कर चुकी थी, वो बड़ा चर्चित चेहरा था, बीजेपी ने उनको काफी प्रोजेक्ट किया था। तो उनके अपराजिता सारंगी के खिलाफ जो वहां पर उम्मीदवार बने भुवनेश्वर में बीजेडी से, वो कोई बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं थे, और न जिनकी चर्चा बहुत थी कि भुवनेश्वर में उनको 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 लड़ाएगी नवीन पटनायक की पार्टी। तो एक उदाहरण मैंने दिया। तो क्या आप समझते हैं कि उम्मीदवारी में भी कमी रही? जी जी उर्मिला जी, पहले तो आप देखिए कि इन लोगों में ये सोच था कि चुनाव हम मतलब फ्रेंडली ऊपर हम लड़ेंगे, ऐसे हमारे और आपके बीच तू में जारी रहेगा, लेकिन अंदर हम एक रहेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंट थे। नवीन बाबू थे कि असेंबली में मुझे बहुमत मिलने वाला है, और मोदी जी और शाह जी को खुश करने के लिए हम लोकसभा में कुछ आपको ऐसे एहसान कर देंगे, लो आप भी खुश रहो। तो इसीलिए उन्होंने, आप देखिएगा, जिस एक बालासोर में प्रताप षडंगी, आपको पता है कि वो एकदम कट्टर लीडर है, सीनियर है, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, तो उनके खिलाफ पिछले बार जिस बीजेडी के जिस लीडर ने सिर्फ बात है, मतलब एमपी में आपको पता है लोकसभा 12,000 इज नथिंग, लेकिन पता नहीं नवीन बाबू उनको इस बार टिकट नहीं दिए। बीजेपी में एक लेडी जो कि दिन रात उनकी स्पोक्स पर्सन थे, कभी चुनाव नहीं लड़े, उनकी मतलब नो कनेक्ट विद द ग्राउंड, वो दिन रात नवीन बाबू और पांडियन बाबू को गाली दे रही थी। तो उनको नवीन बाबू लास्ट मिनट में उनको टिकट नहीं मिली, कहा भारतीय जनता पार्टी में, से रिजाइन एंड जॉइंड इन बीजेपी। विद इन 24 आवर उनको बालासोर जैसा प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल गया। देयर इज नो कनेक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके, पर पॉलिटिकली इज नो कनेक्ट, वो हार गए। तो ऐसे ही मतलब एक के बाद पूरी में, पिछले बार अरूप पटनायक जी जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, लेकिन बट ही वाज नॉट एन उड़ीसा कैडर आईपीएस ऑफिसर, वो महाराष्ट्र कैडर आईपीएस ऑफिसर, वहां रिटायर्ड होने के बाद पॉलिटिक्स में अरूप पटनायक जी हार गए बुरी तरह से अपराजिता षडंगी से। इस बार उनको रिहेबिलिटेट करवाया, कहा ना संबित पात्रा के खिलाफ पूरी में, वो भी हार गए। तो पिनाकी को व्हाई दे डिड नॉट गिव टिकट टू पिनाकी, या तो किसी और को जो वहां की लोकल लीडर, वो भी आज तक समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा जो सीनियर, जिनकी मतलब जो एक्सपीरियंस लीडर्स है, उनको पांड्यन जी पसंद नहीं किए, क्योंकि उनको सर सर कहना पड़ेगा, इसीलिए जो एकदम फ्रेश नए उनको दिए, वो हार गए और हालत ऐसा तो क्या आपका जो कहना है उससे मैं ये नतीजा निकालूं कि नवीन बाबू और पांडियन बाबू का ये कैलकुलेशन गलत साबित हो गया कि असेंबली उनके पास रहेगी, और बीजेपी को सहयोग करके मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे दिल्ली में। तो उन्होंने सहयोग किया लोकसभा में, लेकिन विधानसभा भी चली गई, लोकसभा भी चली गई। क्या ये कहानी है? ये पूरा कहानी उर्मिला जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, वही मैं कह रहा हूं। कोई आदमी इस तरह से अनुभवी लीडर अपना आप मतलब सेल्फ गोल कैसे कर सकते हैं? मतलब नवीन बाबू को जरा सा भी इसका आभास नहीं होगा कि हम पावर से चले जाएंगे।
तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से कैंडिडेट कहीं भी देखिए उठा के लास्ट मिनट तक उन्होंने लोकसभा कैंडिडेट डिक्लेरेशन में छेड़खानी की है, इसको यहां ले आए, उसको वहां ले आए, इस तरह से चला है। और जो देखिएगा कि वो जो कैंपेन है, लोकल लीडर 40 मतलब वो चुन के नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्टर्न ओडिशा उन्होंने मतलब उस तरह से दिए थे, ताकि क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो मतलब बोली जो है उड़िया तो है, लेकिन रीजनल को लेके लैंग्वेज है, जो लोग अपने लीडर से सुनेंगे अपने बोली में, दे विल फाइंड दैट वो अपना बात बोल रहे हैं। वो भी इस बार भी नहीं हुआ। तो ये जो है ना, वो खुद मतलब लोगों को धोखा देते देते वो जी। इस तरह से धोखा खाएंगे, ये भी नहीं समझे होंगे, वो खुद सोचे हाँ, नहीं होंगे। जी बिल्कुल आखिर के 2 सवाल। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी, कुछ ही दिन के अंदर मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा और उनको 21 में 20 सीटें लोकसभा की मिल गई हैं, सरकार उनकी रहेगी राज्य में। तो क्या ये माना जाए कि ओडिशा जैसे सूबे में जो कभी कुछ छिटपुट क्षेत्रों में कम्युनल टेंशन क्रिएट किए गए थे एक दौर में, लेकिन क्या नई सरकार बनने के बाद और इतना डोमिनेंस बीजेपी आरएसएस के होने के बाद क्या आपको लगता है कि ओडिशा का जो समाज है वो पहले की तरह समरस नहीं रहेगा, पहले की तरह वो एक तरह से लोग मिलजुल कर जिस तरह रहते हैं, तो क्या उसमें कुछ कमी आने की आशंका है, कम्युनलाइज होने की आशंका है? क्या आपको लगता है कि जय जगन्नाथ जैसी जो एक मानवीय जो सोच है, मानवीय जो एक नारा है, उसकी जगह जय श्री राम का जो जय श्री मैं हम राम के विरोध में नहीं है, लेकिन जय श्री राम तो राजनीतिक हिंदुत्व का नारा है, इसका किसी धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या ये जय श्री राम डोमिनेट तो नहीं करेगा जय जगन्नाथ पर? क्या आपको लगता है? उर्मिलेश जी, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से जो है ना बस करेंगे। अगर उस तरह से वो सोचेंगे और वैसे वो मतलब जरूरत से ज्यादा वो अंडर एस्टिमेट करेंगे उड़ीसा लोगों की जो 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 सेक्युलर उनकी जो अपब्रिंगिंग है जगन्नाथ जी को लेके, जगन्नाथ जी से कल्चर आप अगर देखेंगे, हम बोलते हैं कि जगन्नाथ संस्कृति, ये धर्म और संस्कृति को मिला के हम बोलते हैं, और वहां हर जात हर धर्म लोग एक है। और यहाँ जी। इसलिए उड़ीसा में आप देखेंगे कि कम्युनल फोर्सेस ज्यादा टिक नहीं पाते, और दोनों इस बार हम आपको बताते हैं ये इस चुनाव में दोनों को ये सीख मिली, ये उनकी टीचिंग्स मतलब अच्छे से मिला कि नवीन बाबू जय श्री राम जैसे कि अयोध्या में मोदी जी उस तरह से जय श्री राम राम मंदिर को बनाए और इस तरह से उसके पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की, नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, तब से नवीन बाबू यहाँ पुरी श्री जगन्नाथ जो है परिक्रमा प्रोजेक्ट के नाम पर उन्होंने मंदिर के आसपास एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको इस तरह से उछाले, वो जो है सब हिंदुत्व को आहिस्ता आहिस्ता पूछ की, ताकि जगन्नाथ जी के नाम पर हम जय श्री राम को काउंटर करेंगे। तो इसलिए नॉट ओनली दैट, उड़ीसा में जितने सारे मंदिर थे जोर जबरन आपने कॉन्ट्रैक्टर लगा के बोले कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम उसको रिनोवेट कर रहे हैं, हम इसको रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इस तरह से जो चली वो ये एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हुआ बीजेडी के लिए। आप देखिए बीजेडी हार गया क्योंकि लोग यहाँ कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी के नाम पर आज तक किसी ने राजनीति नहीं किया, और पहली बार बीजेडी इस तरह से हिम्मत किया और हिम्मत का नतीजा भुगतना पड़ा, राउटेड हो गया। अगर भाजपा इसको फिर से उस आग को हाथ में पकड़ा उसका हाथ जलेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपके राज्य का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये बहुत बड़ी सवाल है, भाजपा खुद फंस गया। भाजपा वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस बार हमको इस तरह से बहुमत मिलेगा। देखिए चुनाव से पहले इनका कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, जो राज्य की उनकी बीजेपी की उड़ीसा अध्यक्ष थे वो खुद हार गए, मतलब इस तरह से देखिए। और सबसे ज्यादा नजर 2016-17 से बाद उड़ीसा के ऊपर रहा है, और बहुत सारे कोशिश किए धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी 19 में पार्ट, और इस बार वो खुद एमपी लड़े और एमपी जीते। और आपको पता है कि भाजपा की दिल्ली में स्थिति जैसा है, वो किसी भी एमपी को रिस्क नहीं लेंगे कि एक एमपी को काटेंगे उसको उड़ीसा भेजेंगे और बाई इलेक्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता। बजंत पंडा वो भी रेस में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको भेजा जाएगा। संबित पात्रा रेस में तो पहली बार है, उनको छोड़िए। तो ये मुझे
अब भी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मुझे आप बोले गिरीश मुर्मू का नाम लिया जा रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है, जो फॉर्मर सीएजी और जेएनके की जो भी है गवर्नर, उनके नाम चर्चा पे हो रहा है। आई डोंट ट्रस्ट कि वो वही गलती ब्यूरोक्रेट को लाके नवीन बाबू की जैसा, बिकॉज वो उड़ीसा में जन्म है लेकिन वो कैडर उनका बाहर है, नौकरी बाहर किए, ज्यादा ही इज अ ब्यूरोक्रेट आफ्टर ऑल, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो उनको अगर थोपेंगे, उड़ीसा की लोग जिस तरह से इनको इस बार शिक्षा दिए, उससे बड़ी शिक्षा भाजपा को दे देंगे। 2-3 नाम आ रहा है उर्मिलेश जी, मुझे लग रहा है कि इस बार शायद उन्होंने एक सुरेश पुजारी जी की नाम आ रहा है जो जी। सांसद थे, अभी जीते। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दलित या तो आदिवासी दलित किसी को वो, और ओबीसी वर्ग से किसी को उठाएंगे। सुरेश पुजारी जिस तरह से किसी ऐसे फ्रेश उठा सकते हैं, या तो जिन्होंने नवीन जी को हराया, हो सकता है इज फ्रॉम ओबीसी, तो वो भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल भाई मैं उसमें पर ज्यादा कुछ मतलब बेट करना नहीं चाहता, मुझे नहीं लग रहा है ठीक से। क्या देखेंगे क्या क्या होता है, एक दो कोई दिन के बाद शायद क्लियर होगा। जी, क्या कोई महिला को भी आगे ला सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे अपराजिता सारंगी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी पॉपुलर रही हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेट के रूप में बहुत अच्छे काम किए वगैरह-वगैरह, और भी बीजेपी उनको काफ़ी प्रोजेक्ट करता है। तो कहीं उन उन जैसे किसी महिला नेता को तो नहीं आगे लाएँगे? ये एक तो उनके लिए अच्छा हुआ इस बार कि जो मतलब फियर्स कंटेंडर, एकदम पावरफुल कंटेंडर, वो सब एमपी लड़े हैं और एमपी जीत गए। क्यों नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि नवीन बाबू इस बार हार रहे हैं। तो दे वर थिंकिंग दैट कि एनडीए में सरकार आएगी, हमको शायद मंत्री वहां मिल जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अपराजिता ऑल्सो एमपी एमपी जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको वैसे भी तो मेजोरिटी नहीं मिला पार्टी को, वैसे भी मतलब वो नीतीश कुमार के सामने कुमार, हम इसको बोल टीडी पे चंद्रबाबू नायडू के पास वो हाथ जोड़ के बैठे हैं। तो अब अपने एमपी के एक एमपी कम करेंगे उड़ीसा खातिर, मुझे नहीं लग रहा है कि उनके प्रायोरिटी में अमित शाह और इस बार इस समय मोदी जी के प्रायोरिटी में उड़ीसा उतना है कि एक एमपी सीट वो दे देंगे उड़ीसा को, और किसी मतलब बाई इलेक्शन में कोई आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि शायद इस बार हो सकता है जैसे कि धामी के साथ हुआ उत्तराखंड में, जो हारे हैं स्टेट प्रेसिडेंट, उनको बना देंगे, बाई इलेक्शन करवा सकते हैं। तो महिला का अगर है बोले कि एक महिला जो सुरमा पाढ़ी है, जो पहले मंत्री रह चुकी बीजेपी की, और वो कोर कमेटी के मेंबर है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर भी है, और अनुभवी महिला है, अब हो भी सकता है उनको कर सकते हैं। बट सिर्फ ब्राह्मण, वही मैं कह रहा हूँ कि दलित और आदिवासी को देखेंगे तब फिर पता चलेगा। मैंने भी आंकड़े को ठीक से इस बार नहीं देखा है कि उड़ीसा में दलित वोट उनके पास कितना है, और ये उसको मैं भी ठीक से समय नहीं हुआ उसके हिसाब करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए अभी। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सत्या नायक, और हम फिर आगे भी थैंक यू। बात करते रहेंगे। जिस दिन सरकार बनेगी कोशिश करेंगे उस दिन भी चर्चा जी करें। जी। तो उड़ीसा का सिनेरियो दोस्तों, आपने उस पर कमेंट सुना सत्या नायक का। मैं समझता हूँ कि राजनीति में कब क्या होगा, किसके साथ कैसा होगा, कोई नहीं जानता। नवीन बाबू ने ये सोचा भी नहीं था, जो हो गया है। तो उड़ीसा पर हमारा कवरेज आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।